क्लास। आज की क्लास बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। बहुत लोग इस क्लास का इंतजार भी कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आपके साथ लेकर आ गए हैं। जैसा आप सभी को बताया कि अब 11 तारीख को 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसी की तैयारी को पूरा करने के लिए, बिल्कुल 100% करने के लिए हम आपके साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है जल्दी से इकट्ठा होके इन सारी चीजों को पढ़ने की और समझने की कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे हम। ठीक है, चलो तो जय श्री राम सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब काम की बात पे आ जाते हैं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझिए कि अगर आपने क्लास 10th का पेपर आप देने जा रहे हैं, ठीक है, 11 तारीख को जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको ज्यादातर सारे टॉपिक्स आते होंगे, या कह सकते हैं कि आपने मोस्टली टॉपिक्स एनसीईआरटी या चीजें पढ़ ली होंगी। अब अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली तो आपको यह पता होना जरूरी है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में बनते हैं, और हम उन टॉपिक्स को इजी तरीके से या आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, जिसमें मैंने सारे वो टॉपिक्स डाले हैं जो बोर्ड आपसे पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो 10th क्लास में जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 2023-24 के लिए 2024 में जो आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में 5 सेक्शंस होने वाले हैं, 20 एमसीक्यू, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए से, यानी एमसीक्यू पोर्शन से। अब बच्चे सबसे ज्यादा गलती एमसीक्यू पोर्शन में ही करते हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज बड़े ध्यान से समझना कि हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए आप सब। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ें तो एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज्ड टू। अब अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो देखो, प्रोबेबिलिटी आप में से ज्यादातर सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी और सबको ये बहुत आसान लगती होगी, लेकिन आप इस पहले क्वेश्चन को ही पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। चलो मैं देखता हूं कौन कौन इस पहले पार्ट का आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो और इसका आंसर बताना जरा। ठीक है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, एक मिनट, स्क्रीन ब्लर तो नहीं होनी चाहिए। और किसी को भी स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है क्या? वैसे स्क्रीन ब्लर होनी तो नहीं चाहिए, बट क्या और किसी को भी स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है आप में से? हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। ठीक है, चलो मुझे तो जहां तक क्लियर दिखाई दे रही है। चलो एक बार देख ले भाई, आप अपने फोन को देख लें जरा। चलो उस पे चेक कर लें आप कितने पिक्सल पे देख रहे हैं ना। ठीक है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो जरा बताओ जल्दी से पहले पार्ट का, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन दे रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर किसी इवेंट के ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी पहले ही लाइन लिखी है वेरी अनलकीली टू हैपन, यानी उसके होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी वो इवेंट होने नहीं वाला, तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। बट कह रहा है होगा तो सही, लेकिन चांसेस बिल्कुल ना है, यानी लगभग 0 ही है। तो आपको बतानी है 0 की क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इनमें से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 0 की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, 0.0001 एक्चुअल में 0 की क्लोजेस्ट है। इसका मतलब इसी के चांसेस सबसे कम है के होने के, ना होने के। ठीक है, इसी इवेंट के ना होने के चांसेस जो हैं वो सबसे कम है। तो ये आपके क्या हो गया? पहले एमसीक्यू का आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लो। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y = 2, द सेकंड इक्वेशन कैन बी।
तो कह रहा है अब इसकी सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है, आपको ये ऑप्शन बताना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना, अब उसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, उसने कहा है डिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट होनी चाहिए किस इक्वेशन की, -5x + 7y = 2। कोई भी इक्वेशन जो आपको ऑप्शन होगी ना, वो एक्चुअल में डिपेंड करनी चाहिए किस इक्वेशन से, तो वो डिपेंड करेगी आपकी -5x + 7y = 2 से। अब मैंने क्या काम किया, जब मुझे पता है इस इक्वेशन से डिपेंड करेगी, तो मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई की। किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। अब मैंने अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया -10x + 14y = 4। क्या बना, -10x + 14y = 4। अब हमने क्या काम करा, इन दोनों को मैं उधर ले गया, मतलब -10x को भी उधर ले गया और 14 को भी उधर ले गया। तो जब दोनों वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस के हो जाएंगे, ये उधर जाके -14y हो जाएंगे, और ये प्लस के 4 ही रहेंगे। तो क्या ऑप्शन कहीं पे आपको ये दिखाई दे रहा है, 10x - 14y + 4, ठीक है, 10x - 14y + 4, 10x - 14y + 4, माइनस से मल्टीप्लाई करना पूरी इक्वेशन में, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है, -10x + 14y - 4। ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, 1 मिनट देखना, ठीक है, क्वेश्चन में देखो जरा, कहीं ना कहीं शायद इसमें कहीं गलती हुई है। -10x हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। अगर आप उन दोनों को उधर लेके आते हो, इसको इधर लेके आते तो -10 और -4, -10 और -4 भी ऑप्शन नहीं है। और चेक करते हैं, ठीक है, 14 माइनस का है तो 10 और 4 प्लस के होने चाहिए, 14 माइनस का है 10 और 4 प्लस के, ये वाला ऑप्शन सही तो बैठ रहा है, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है वैसे, नहीं अच्छा वो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सॉरी, ये प्लस का 4 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, रुको 1 मिनट। आपको इक्वेशन दी है -5x + 7y = 2 दी है ना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर ले -2 से, तो जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 10x, ये हो जाएगा माइनस के 14y, और ये हो जाएगा -4। प्लस के 10x माइनस के 14y और ये -4, ऑप्शन नंबर डी, ये सही है, ठीक है। तो यहां हमने क्या करा था, मैंने साइन की एक मिस्टेक कर दी थी छोटी सी, तो एक्चुअल में आपको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सीधा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, कौन सा, ये वाला। अब ये बना किस कंडीशन पे, आप कहोगे जी ऐसा तो हमने 10th में कोई चीज पढ़ी नहीं है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस। अब एक लाइन दूसरे की पैरेलल कब बनती है, तो आप कहोगे जी एक लाइन दूसरे की पैरेलल तब बनती है जब a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके एक्चुअल में आपकी क्या बनती है, पैरेलल लाइंस। तो यहां पे भी अगर आप इन दोनों इक्वेशन में रेशो निकालोगे ना, तो इन दोनों इक्वेशन का जो रेशो आएगा वो इक्वल आएगा। तो अगर उनका रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और डिपेंडेंट का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि उनके रेशोज इक्वल होने चाहिए। वो एक दूसरे पर डिपेंड जब करते हैं जब एक्चुअल में उनके क्या इक्वल हो जाते हैं, रेशोज। तो आपकी कहानी यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस हमने एक माइनस की मैंने छोटी सी गलती कर दी। चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, आपसे पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, यानी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का है। अब नेचर ऑफ रूट्स में आप करते क्या है, नेचर चेक करने के लिए आप d की वैल्यू निकालते हैं, जिसको आप b² - 4ac से कहते हैं।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए एबीसी क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी होता है विद साइन। अगर माइनस है तो वो आपको माइनस लेके ही लिखना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट टर्म होती है आप उसको सी बोलते हो। तो अगर आप एक एक वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2√2 है, 9 माइनस 4 2 जा 8, √2 की वैल्यू 1.414। अब अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव बनेगी, जो वैल्यू बनेगी वो कैसी बनेगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन जीरो। और आपने ये पढ़ा होगा कि जब d लेस देन जीरो हो जाता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac कह लो, उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तब हम कहते हैं नो रियल रूट्स। तब हम क्या कहते हैं? उसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में ऑप्शन देख लो, ये रहा, नो रियल रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप नेचर चेक करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर निकल के आ रहा है वो आ रहा है नो रियल रूट्स। आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इस क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरूर पढ़ के जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हो जाएगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, जरा कोशिश करो करने की। चलो, एक बार ट्राई कर लो। चलो, मैं अब डिस्कस करा देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी। कोई एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 60। तो एक एपी दी हुई है जिसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 60 है। अब कहता है उसी की फर्स्ट टर्म 8 है। उसी की फर्स्ट टर्म क्या है? 8। उसी की लास्ट टर्म 185 है। लास्ट टर्म an को बोलते हैं, an 185 दिया हुआ है। अब कह रहा है 31st टर्म बताओ। तो अगर आपको किसी की भी 31st टर्म निकालनी है तो आप फॉर्मूला जानते हो, a31 को निकाला जा सकता है a प्लस 30d से। a31 को कैसे निकाला जा सकता है? a प्लस 30। यानी अगर आपको 31 टर्म चाहिए तो d में एक कम कर दो, 30 कर दो। जैसे आपको अगर 10th टर्म चाहिए तो a प्लस 9d, 15th टर्म चाहिए तो a प्लस 14d, यानी d को एक कम करके लिख दो तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म पता चल जाती है कि जिस भी नंबर की आपको चाहिए। जैसे यहां 31 की मांग रहा था तो लिखना है a प्लस 30d। तो a प्लस 30d से निकालेंगे। अब यहां पे हमें d चाहिए जो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि गिवन कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमें d की वैल्यू नहीं दी। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहां हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो एपी में आपको दिया हुआ है। इससे पहले क्या निकालेंगे? d, और उस d को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? a31। तो an की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 185। a की वैल्यू क्या दी है? 8। n की वैल्यू 60 और d प्लस के 8 इधर आके माइनस के 8 हो जाएंगे। तो 185 में से 8 जाएंगे तो 177 बचेंगे और ये 59 बचेंगे। 59 से 177 3 बार कट हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। यही वैल्यू आपको वहां पुट करनी है ताकि आप a31 निकाल लो। तो a तो आपको पहले से पता है 8 है प्लस 30। d की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 3, तो ये हो जाएगा 98। तो a31 यानी 31st टर्म कितनी आ रही है आपकी? 98। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपकी जो 31th टर्म है वो क्या आ रही है? आपकी 98 आ रही है।
तो एपी का इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एन को कैसे निकाला जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो इस फॉर्मूले से आप उसकी लास्ट टर्म फाइंड करके, लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स या कॉमन डिफरेंस जिस भी वैल्यू को चाहिए वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। ठीक है, अब आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 5। अगर बात करें एमसीक्यू नंबर 5 की तो पढ़ो जरा इसे, एक बार पढ़ो क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ट्राइंगल्स। आपको ट्राइंगल्स का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। चलो, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ईडीएफ के, यानी दो ट्राइंगल है एबीसी और ईडीएफ। चलो मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूं। ये बनाया मैंने एबीसी और यहां मैंने एक ट्राइंगल बनाया ईडीएफ। वो दोनों आपस में सिमिलर है, बिल्कुल। चलो हमें ये पता चल गया कि दोनों आपस में सिमिलर है, दिया हुआ है। अब दोनों आपस में सिमिलर है तो ए बी 5 की दी है, ये 5 की दी है, ए सी 7 की दी है, डी एफ ये रही 15 की दी है, डी ई 12 की दी है। अब कह रहा है देन द सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज, कह रहा है बची हुई साइड्स का सम कितना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, बची हुई साइड्स का सम कितना होगा। बच कौन कौन गया, एक BC बच गया और एक EF। आपसे BC प्लस EF मांगा है, यानी BC और EF का सम मांगा है। तो बताएगा जरा कोई कैसे किया जा सकता है? हाँ भाई, बताएगा कोई? ठीक है, अच्छा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर जब हुए होंगे जब उसके सारे एंगल्स, उनके सारे एंगल्स और उनकी साइड्स के रेशो इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर होने की यही कंडीशंस होती हैं कि या तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं या उनकी सारी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए। तो सारी साइड्स का रेशो होने का मतलब क्या है, ए बी का रेशो किसके साथ, ईडी के साथ। ठीक है, ईडीएफ ही कह रहा है ना, ए बी सी ईडीएफ। ठीक है, ए बी का रेशो ईडी के साथ इक्वल्स हो जाए, बी सी का रेशो डीएफ के साथ इक्वल्स हो जाए, ए सी का रेशो ईएफ के साथ। चलो, तो तभी बराबर होंगे जब इनके रेशोज इक्वल हो जाएंगे। तो रेशोज इक्वल में आपको जो जो पता है वो लिख लो। हमें क्या क्या वैल्यू पता है, एक तो हमें ए बी पता है जो कि कितने का है 5, एक हमें ईडी पता है जो कि कितने का है 12। बीसी अपॉन डीएफ में बीसी हमें नहीं पता तो छोड़ देंगे, डीएफ की वैल्यू हमें पता है 15। एसी और ईएफ में एसी की वैल्यू पता है हमें कितनी 7, ईएफ की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब एक बार इन दोनों रेशो को बराबर कर लो और एक बार इन दोनों रेशो को, यानी एक बार पहले वाले दोनों रेशो इक्वल ले लो, एक बार ये लास्ट वाले दोनों। तो जब आप पहले वाले दोनों रेशो इक्वल्स लेंगे तो 5/12 इक्वल्स टू BC अपॉन 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 3 जा सॉरी ठीक है 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो BC की वैल्यू आ जाएगी 25/4। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 25/4। अब अगर पहले और लास्ट वाले रेशो को लेंगे तो 5/12 बराबर हो जाएगा 7/EF के। अब अगर इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां से EF की वैल्यू आ जाएगी, EF की वैल्यू आ जाएगी 12 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी और 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई जब 7 में होगी 84 और 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 84/5। अब आपसे मांगा है क्या मांगा है, सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो रिमेनिंग साइड कौन कौन सी थी, एक BC
और एक EF। आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली, आपसे इनका सम मांगा है BC प्लस EF। तो आई होप आप अब ये कर लोगे। ठीक है, आपको BC की वैल्यू भी मिल गई, EF की भी वैल्यू मिल गई। जब आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब अब आप इन्हें दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहां आप BC प्लस EF ऐड करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ट्राइंगल्स का नीचे एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो एक बार उसे भी देख लेते हैं। इतने आप इसे देखो कि आपको ये समझ आया नहीं आया। ठीक है, चलो हाँ मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ मैं वो चांद। चलो क्वेश्चन नंबर 6। If triangle ABC is similar to triangle DEF such that 2AB equals to DE और BC आपको 8 सेंटीमीटर की दी है, फिर कह रहा है फाइंड करो EF को। अब दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं ABC और DEF। जब आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो। ठीक है, एक बार ABC को इधर ले लो, चलो सपोज ये बना लो इधर ABC, दोनों ट्राइंगल्स बना लो ABC, इधर बना लो DEF। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर वही बात आती है, दो ट्राइंगल आपस में तभी सिमिलर हो सकते हैं जब उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जब ही इक्वल हुए होंगे जब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो का मतलब है AB का रेशियो इसके DE के साथ इक्वल रहा होगा BC का रेशियो EF के साथ, और वो इक्वल रहेगा AC का रेशियो DF के साथ। तो ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे तभी आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये रेशियोज इक्वल है। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो ले लेते हैं। एक आपको BC की वैल्यू पता है 8, तो इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में देखते हैं आपको क्या क्या पता है। आपको पता है DE की जगह क्या लिखा जा सकता है 2AB, तो AB को AB ही रहने दो, DE की जगह क्या लिख दो 2AB। BC की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 8, नीचे EF, AB से AB काट दो तो ये बचेगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 बचा हुआ है, तो EF की वैल्यू 16 आ जाएगी। EF की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से अगर आपको सिमिलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनकी साइड्स को सिमिलर, साइड्स का रेशियो ले, ठीक है, जिसको इक्वल रख ले, और इक्वल रख के आपको कंडीशन जो भी वैल्यू मतलब दे रखी है उन्हें पुट कर लो, बाकी आपकी जो वैल्यू बची हुई है वो सॉल्व होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब भी आपको सिमिलैरिटी का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, if radius of two concentric circles are 4 and 5, then the length of each of one circle which is tangent to the other circle is। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दो सर्कल्स हैं, उनका कॉमन सेंटर है और बड़े वाले सर्कल से एक टेंजेंट पास होती है छोटे सर्कल पर, और ये वाली जो रेडियस है ये छोटे वाले सर्कल की है और ये वाली रेडियस बड़े वाले सर्कल की है। अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4। पाइथागोरस लगा लो तो ये 3 आ जाएगी, ये वाला टुकड़ा 3 है तो ये भी 3 का, तो टोटल टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कोसेंट्रिक सर्कल वाला। आपको सिर्फ क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करना है और उसमें पाइथागोरस लगा लो, नीचे वाली साइड आ जाएगी। और ये 3 की है तो ये वाली साइड भी कितने की रहेगी 3 की, और 3 और 3 टोटल लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों को प्लस करके बताना है, उसने टोटल लेंथ मांगी है।
ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां 3 आ गया तो बहुत जल्दी से 3 आंसर लगा देते हैं, वो काम नहीं करना, सब्र रख के पेपर को करना है, बहुत प्यार से करना है, बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पेपर को सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलो 8th में दिया है ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डाटा आर दिस इफ मीडियन ऑफ डाटा इज 4 देन वैल्यू ऑफ x इज। अब अगर आप ऑब्जर्वेशन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्जर्वेशन 7 है, कितनी है टोटल ऑब्जर्वेशन 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, इसका मतलब ऑड है। ऑड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 बाई टूथ टर्म, यही फॉर्मूला होता है ऑड के लिए मीडियन का, n+1 बाई टूथ टर्म, n जो कि 7 है, 7 + 1 8 यानी 4th टर्म आएगी। अब आपको पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से हो। अगर वैल्यू पहले से असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। सबसे छोटी वैल्यू इनमें से क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी x/5, सबसे छोटी वैल्यू क्या बनेगी इसमें, फिर x/5 के बाद x/4, x/3, ठीक है। अगर आपको ये ना पता चले कि अच्छा ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये नहीं पता चलता है असेंडिंग ऑर्डर कैसे बन रहा है, तो ना आप x को कोई नंबर ले लो, उसने कहा है ना x 0 से बड़ा होगा, तो आप सपोज x को 15 ले लो और 15 सब जगह पुट करके देखो, तो 15/5 पहली वैल्यू 3 बन रही है, फिर 15 ही रहेगा, x है यहां पे, फिर x/3 है, 3 से 15 5 बार कटेगा, फिर 2x/3 है, 2x/3 है, तो 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे 15 तो ये 15/4 आएगा, यहां पे रखेंगे 15 तो 3 2 जा 6 आएगा, और यहां पे रखेंगे 15 तो ये आ जाएगा 45/4। अब इसमें चेक कर लो कौन सी बड़ी है, तो जिस ऑर्डर में ये होंगे उसी ऑर्डर में ये होगा। हमें तो 4th टर्म चाहिए ना, तो सबसे छोटी तो दिखाई दे रही है 3 है, 3 से छोटी भी है क्या कोई, नहीं, 3 के बाद 5 नहीं 5, हाँ 3 के बाद ये आ जाएगी, 4 4 जा 16 होते हैं ना, तो ये 4 समथिंग आ रही है, ये सेकंड टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, ये 4th टर्म हो गई, तो 4th टर्म क्या आ रही है, ठीक है। मीडियन आपको देन वैल्यू ऑफ x मांगी है ना, हाँ, तो 4th टर्म कौन सी आ रही है, 6 वाली, 6 क्या था, ये था 2x/5, तो मतलब ये आ रहा है आपका 2x/5, इधर कितना दिया हुआ है 4, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 10, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पता करने के लिए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, आप x को कोई नंबर भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से कोई ऐसा नंबर ले लो जो सबसे कट जाए, ठीक है, तो सिंपल आपका वैल्यू आ जाएंगी, उसमें देख लो जो बड़ा, यहां पे जो इस जैसा ऑर्डर आ रहा होगा सेम ऑर्डर इनका रहेगा, तो उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर दें। तो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ था बिल्कुल, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ था मीडियन का। चल अब ये सेम क्वेश्चन आ गया, बट इस बार दे दिया ए में और बी में, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कोसेंट्रिक सर्कल वाला कराया था, बस इस बार 5 और 4 ना देके ए दे दिया, ये ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, ये वाला सॉरी, ए बड़े वाले की लेंथ है ना, 2 कोसेंट्रिक सर्कल से ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल आप उसी तरीके से करके देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो जरा। Which of the following equation has the sum of its root as 3? इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका 3 एक रूट है? अब अगर इनमें से किसी इक्वेशन का रूट 3 है, इसका मतलब है उस इक्वेशन में 3 पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर 3 रूट है तो
तो मैं इनमें से जिस भी इक्वेशन में 3 पुट कर दूंगा तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो जरा पुट करके देखो किसमें इक्वल बन रही है। यहां पे x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 18, 3 3 जा 9, 18 में से 9 गए नहीं, ठीक है, तो ये 0 नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहां चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर -9, नहीं ये भी नहीं हो रही, -9 + 9 ये भी नहीं हो रही। यहां चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 ये भी नहीं हो रही, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, सब जगह पुट करके देखो तो इन तीनों में ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। चलो अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बड़े ध्यान से समझना। अब जरा देखो, आपको क्वेश्चन दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, tan थीटा की। तो मैंने क्या काम करा, मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया cos थीटा से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, cos थीटा से। अब sin थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो tan थीटा बनेगा, cos थीटा को cos थीटा से करा जाएगा तो 1 बनेगा, √2 cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो √2 बनेगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 उधर जाके जब माइनस का हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। जिस भी ऑप्शन में ये दे रखा होगा ऑप्शन ए, tan थीटा की वैल्यू। अब बहुत बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, फॉर्मूला लगाने या आइडेंटिटी लगाने चले जाएंगे या पता नहीं कहां दिमाग लगाने लगेंगे। तो क्वेश्चन ना बहुत सिंपल दिया होता है, बस आपको ध्यान से उसे सोचना है कि आप उसमें क्या कर सकते हो। तो देखो अगर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो सीधा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो धैर्य रख के करना है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12। The angle of elevation of top of a tower from a point P and Q at distance of A and B। चलो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है the angle of elevations of top of a tower from point P and Q at a distance of A and B from the base। तो एक टावर है जिससे दो दूरी है, एक P है और एक Q है, एक दूरी A है और एक दूरी B है, पूरी दूरी है B, यहां से यहां तक की दूरी B है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री हाइट ऑफ टावर। अब इसके जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। अब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने का क्या मतलब होता है, तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि दोनों एंगल्स का जो टोटल सम है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब जो एंगल ये है और जो एंगल ये है, इन दोनों एंगल्स का जो टोटल सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैंने अगर इसको थीटा माना तो मुझे इसे मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तभी जाके इनका सम टोटल कितना बनेगा 90, तभी जाके इनका टोटल सम कितना बनेगा 90। अब आप क्या करो, हाइट को h मान लो, एक बार आप लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन ए। एक बार लगा दो tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी एक बार इस ट्राइंगल को ले लो छोटे वाले को और एक बार इस पूरे वाले को ले लो, ठीक है। तो एक एक करके जब दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो h अपॉन बी हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा हो गया h अपॉन बी। cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी h अपॉन ए। तो tan थीटा की वैल्यू अगर यहां से h अपॉन ए आती है तो 1 अपॉन h अपॉन ए इक्वल्स टू h अपॉन बी। घूम जाएंगे तो ये a अपॉन h हो जाएगा h अपॉन बी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो a की b में a भी हो जाएगा, h की h में h स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट a भी वैल्यू आ जाएगी किसकी, h की। तो हाइट कितनी आ गई आपकी, रूट a b। तो टावर की हाइट आपकी टोटल कितनी आ गई, रूट a b।
इस तरीके से देखो, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को, इतना टाइम लगाएंगे एक क्वेश्चन में तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसे पूरा करना है कि आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखा जाए तो उतना छोटा क्वेश्चन नहीं था और है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन क्या 1 नंबर में आएंगे? तो देखो, बोर्ड इसी क्वेश्चन को ना 3 नंबर में भी दे सकता है। अब ये तो बोर्ड के हाथ में है कि वो किस नंबर क्वेश्चन को कितने नंबर का देने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां 1 नंबर का है तो पेपर में भी ये 1 ही नंबर का होगा। पेपर में ये 3 नंबर का भी हो सकता है, पेपर में ये ज्यादा नंबर्स का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा समझ के आपको क्वेश्चंस समझने हैं, ये नहीं समझना कि वो 1 मार्क्स का है, ठीक है। समझो, ये मत कहने लगना कि वे 1 नंबर के इतने बड़े बड़े आएंगे, लेंथी भी आ सकते हैं, और मुझे तो लग रहा है पेपर लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से और प्यार से उसे करना। चलो, अब अगर इतनी बातें क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो इन द गिवन फिगर, ठीक है, फिगर आपको पूरी की पूरी दे रखी है उसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज। अब आपसे उसने क्या मांगा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो दोनों लाइन होती है ना, ये नीचे वाली और ये वाली, ये आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? ये आपस में पैरेलल। इसका मतलब है ये और ये आपस में पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन जो होगी ये होगी ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन जाती है वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल। उसका ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये पहले से 60 का है तो अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो मांगा था, तो यही तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये कितने का आ गया? 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो यहां ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ना 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 तो ना 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 तो ना 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 ना। करो भाई, देखो जरा क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 14 करो। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 है, वो आर्क को सबटेंड करता है कितने एंगल पे? 45 पे, सेंटर पे। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। कोई दिक्कत है किसी को? ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, इसने आर्क को बनाया 45 डिग्री एंगल के साथ। जब रेडियस कितनी थी? 14 थी। कह रहा है एरिया बताओ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो बस, सब चीजें उसने दी हैं आपको। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को लगाओ, सारी वैल्यू रख लो। एंगल उसने 45 दिया है, रेडियस उसने 14 दी है, एक एक करके सारी वैल्यू पुट कर लो। तो सारी वैल्यू पुट करके आपको जो मिलेगा एरिया, वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी। अगर आप एक चीज को दूसरे, अच्छा ठीक है, एक तरीके से समझना, आपके पास एक गिलास पानी है, उसने आपको उस पानी को, एक गिलास पानी को आपने जग में डाल दिया, ठीक है। किस में डाल दिया? तो क्या पानी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जरा आप मुझे ये बताओ, जब एक गिलास पानी को हमने जग में डाल दिया तो बताओ पानी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? क्या होगा पानी का? पानी का क्या होगा? जरा पानी का एक, ठीक है, चलो। तो जो पानी का वॉल्यूम है वो रिमेन्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी एक गिलास पानी था और जग में गिरने के बाद भी वो एक गिलास ही पानी रहेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कन्वर्जन करते हैं तो जो वॉल्यूम एक का होता है वही दूसरे का होता है। वैसे आपने पढ़े भी होंगे
ठीक है, वो वाली शेप पड़ी होंगी जिसमें मेल्ट करके दूसरा बना दिया जाता है तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या रहेंगे, रिमेन अनअल्टर्ड, यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताता चलूंगा, उनको समझते चलना। आपसे क्या मांगा है, यहां देखो, आपसे लेंथ मांगी है एपी की। किसकी लेंथ मांगी है, एपी की। ये रहा एपी। अब मैं आपको एक डायरेक्ट बात बताता हूं, जरा उसको ध्यान रखना। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और ये वाली लेंथ एपी मांग ले, तो इसे ध्यान रखना, ये जो 2AP है ना, मतलब इस एपी में 2 की मल्टीप्लाई करना, वो सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ मत लिखो, ऐसे लिख लो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर होती है। यानी इसकी डबल, इस एपी की जो डबल है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर होती है, यानी ट्राइंगल एबीसी की सारी साइड्स के सम के बराबर। तो 2AP मतलब 2 इंटू AP सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए इस ट्राइंगल एबीसी की सारी साइड्स आपको दी हैं 6 5 11 11 4 15, ठीक है, सारी साइड्स आपको दी हैं 11 4 15 हो जाएंगी। अब आप 2 डिवाइड में भेज दो तो एपी की वैल्यू हो जाएगी 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लेंथ ऑफ एपी फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट। बस याद रखना, इस लेंथ का दुगना ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर होता है, ठीक है। चलो भाई, तो 7.5 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। एक्स एम जेड आर डिनोटिंग मीन मीडियन मोड, एक्स और एम का रेशियो दे रखा है, एम और जेड का मांगा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इस इक्वेशन में, ठीक है, एक्स और एम का रेशियो आपको दे रखा है, जबकि एक्स जो है वो मीन है, तो मीन का और मीडियन का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। मीन और मीडियन का आपको रेशियो दे रखा है, मीडियन का, ओके ठीक है, चलो, अच्छा मैंने मीडियन की स्पेलिंग गलत कर दी है, वो सही कर लेना। चलो, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो। आप जरा बताओ, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करने में फायदा रहेगा? मोड से। किससे डिवाइड करने में फायदा रहेगा? मोड से। तो आप इसे मोड से डिवाइड करेंगे तो ये 3 मीडियन अपॉन मोड आ जाएगा। मोड किससे डिनोट होता है? जेड से। 2 मीन किससे डिनोट हो रहा है? एक्स से। अपॉन में मोड आ जाएगा जो कि जेड है, एक्स अपॉन जेड आ जाएगा, और प्लस मोड क्या हो जाएगा यहां पे? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x और m की वैल्यू आपको दी हुई है रिलेशन, तो यहां से x अपॉन m की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 9/8। x अपॉन m की वैल्यू 9/8 है, तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9m/8 आ जाएगी, यहां पुट हो जाएगी। Z+1, इसे कैलकुलेट कर लेना, आपको रेशियो मिल जाएंगे, वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हाँ इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले पे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही पूछ लिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी मीन मोड मीडियन में रिलेशन। तो रिलेशन को याद रखना, रिलेशन याद रखना ज्यादा जरूरी है। अब अगर बात करें, देखो जल्दी जल्दी कराने के लिए, देखो मैं आपको जल्दी जल्दी करा सकता हूं, बट दिक्कत यही है जल्दी जल्दी कराने में बहुत सारी चीजें कहीं ऐसी ना हो छूट जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रख के सुनते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलो अब बात करते हैं,
देयर आर 1000 सील्ड एनवलप इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 1000 एनवलप्स हैं, 10 of them contains a cash price of 100 and 100 of them contains a cash price of 50 and 200 of them contains a cash price of 10 and rest do not contain any cash prizes. If they are well shuffled envelope then probability contain no cash prizes. चलो ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 10 है जिनके पास 100 रुपए के प्राइजेस हैं, 100 है जिनके पास 50 रुपए के प्राइजेस हैं, 200 है जिनके पास 10 रुपए के प्राइजेस हैं, और बाकी के सारे वो हैं जिन पे कोई प्राइज नहीं है। तो 200, 300, 310 पे प्राइजेस है, 1000 में से 310 पे प्राइजेस हैं, तो 690 ऐसे होंगे जिन पे नो प्राइज होगा, कोई प्राइज नहीं होगा। अब आपसे यही कहा है इनकी प्रोबेबिलिटी बता दो, तो नो प्राइज वालों की, नो प्राइज वालों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो नो प्राइज वाले हैं कितने 690, टोटल कितने हैं 1000, तो नो प्राइज वालों की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.069। कितनी हो गई 0.069। ऑप्शंस में यहां पे गलती है, ठीक है। 10 ऑफ देम हैं जिनके 100 हैं उनके 50 हैं, 200 हैं, ठीक है, बाकी नहीं करते कंटेन, ठीक है 0.69। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा 0.69। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है 0.69। अब बात करें अगर असर्शन रीजन की, तो देखो क्या कहता है, पढ़ो जरा एक बार। एक पॉलिनोमियल है px, इस px पॉलिनोमियल इक्वेशन में इक्वेशन है 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 8। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो आप खुद देखो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 4x³ यानी x की क्यूब यानी 3, तो बिल्कुल सही कि इसकी डिग्री 3 है। रीजन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ x ही एक्चुअल में डिग्री होती है किसकी, किसी भी पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब है असर्शन तो सही है और रीजन एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ a एंड r आर ट्रू और r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ऊपर जो डिग्री 3 निकाली वो हमने इसी डेफिनेशन से निकाली कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें असर्शन रीजन एक और आएगा आपका नंबर 20 की, तो कह रहा है अच्छा ये नहीं आ सकता, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके वैसे कट गए हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर करते तो कैसे करते। तो क्या आप नहीं जानते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वही तो आइडेंटिटी है, बस इसने यहां पे थीटा कितना लिया हुआ है 67 डिग्री, कितना लिया यहां पे थीटा 67 डिग्री। एंगल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बन तो वही रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। कह रहा है ये 4 एनी वैल्यू इससे आया, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी आइडेंटिटी की वजह से आया, बस थीटा को क्या ले लिया 67 डिग्री। तो असर्शन और रीजन तो आपके दोनों बड़े सिंपल दे रखे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल थे, तो इस तरीके से आप सारे एमसीक्यू कर सकते हो, जो भी आपको एमसीक्यू दिया जाए इस टाइप से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो एमसीक्यू के बाद आपको आएगा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो होगा, ठीक है, एक मिनट, चलो भाई ठीक है। चलो सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी सेक्शन बी क्या है, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे
और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन करना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 करो। आपको एक एपी दी हुई है, इस एपी में आपसे क्या मांगी है? 21st टर्म। तो अगर आपसे 21st टर्म मांगी है तो 21st टर्म का मतलब है A21 आपसे मांगा है। आप कर सकते हो A+20D। अगर आपसे 21st टर्म मांगी है तो मैंने अभी अभी बताया कि जो भी जितने भी नंबर की आपको टर्म मांगी है D, उसको एक कम करके लिख दो, तो मतलब पैटर्न बन जाता है 21 निकालने के लिए A+20D। अब A+20D के लिए आपको A और D चाहिए। अब A तो ये दे रखा है आपको -4 1/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। 4 2 जा 8 और 1 9, तो माइनस के 9/2। A की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट घटा के आएगी, तो -3 + 9/2 कर लो, 3/2। तो ये D आ गया। ये आपकी A फर्स्ट टर्म आ गई और ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपकी माइनस के 9/2 है और कॉमन डिफरेंस आपका 3/2 है, जो कि हो जाएगा -9/2 + 60/2। सॉल्व करेंगे तो 51/2। तो 21st टर्म कितनी हो जाएगी? 51/2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो एक नंबर के क्वेश्चन इससे ज्यादा बड़े थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इस पे मत जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा है छोटा है। कोई भी क्वेश्चन एक नंबर का आपको 3 में भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे लिए हैं, ठीक है। ये नहीं देखा कि वो एक नंबर का बन सकता है या नहीं बन सकता। चल, तो आई होप ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो आप सब कर लेंगे। अब इसको आप सब कर सकते हैं, तो जरा इसको ट्राई करो। प्रूव दैट AB = CD। करो जी। कैसे प्रूव करेंगे AB CD के बराबर है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा समझो। अब यहां ध्यान दो, पॉइंट E पर आप लिख सकते हो ED = EB। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जा रही है, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। आप जानते हो, बीपीटी थ्योरम कह रहा हूं सर्कल की जो थ्योरम है 10.2, उसमें आपको बताया गया है कि अगर किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि ED किसके बराबर है? EB के। ED किसके बराबर है? EB के। अब उसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट E से इस सर्कल पे भी दो टेंजेंट डाली गई हैं, EA और EC, तो ये भी दोनों बराबर होंगी। EC बराबर EA। इन दोनों को जरा ऐड कर लो। तो अगर आप ED में EC को ऐड करो, तो ये रहा ED और ये रहा ED में, अच्छा ED गलत मार्क कर दिया मैंने, ये रहा ED और ये रहा EC। अब ED और EC को मार्क कर दोगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी? तो ये बन जाएगी DC। क्या बन जाएगी? ये आपकी DC। उसी तरीके से इस EB में, ये रही EB, इस EB में इस AE को मार्क ऐड कर दोगे तो ये पूरी की पूरी यहां लाइन यहां से यहां तक की बन जाएगी, जो कि लाइन AB है। तो मतलब CD बराबर AB आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। यानी काम कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करके देखना। ऐड करने पे ED को EC में जोड़ने से क्या बन जाएगा? CD बन जाएगा। और EB को EA में जोड़ने से क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगर नीचे वाले क्वेश्चन की बात करो तो कह रहा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि एंगल B पे है। फाइंड वैल्यू ऑफ T।
ए बी सी मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं बी पर। ये रहे ए बी सी, तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, 2, बी का दिया है 2, -2 और सी का दिया है -2, t। अब आप जानते हो कि ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने का मतलब आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मतलब ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आपकी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस आपने अप्लाई की। अब बस आपको सारी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस ए सी बराबर हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। ये सारी डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालनी है। एक बार आपको ए सी की निकालनी है, एक बार ए बी की और एक बार बी सी की। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल के यहां पुट कर लो। पुट करके आपको पता चल जाएगा कि आपके टी की वैल्यू क्या आएगी। तो टी की वैल्यू आपको यहां से सॉल्व करके मिल जाएगी। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म। 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म के, यानी अगर कोई 5 टाइम्स है अपनी फिफ्थ टर्म के, ठीक है, और वो इक्वल है 8 टाइम्स उसकी 8th टर्म के, और ये इक्वल है 8 टाइम्स उसकी 8th टर्म के, देन इट्स 13th टर्म इज 0। अब कह रहा है शो करो कि उसकी 13 टर्म क्या होनी चाहिए? 0। अब इसके लिए पहले आप फॉर्मूला लगा लो। a5 a प्लस 4d, a8 a प्लस 7d, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 20d इक्वल्स टू 8a प्लस 8 7 जा 56d। अब इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5 को उधर ले आओ, 56 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 20 में से 56 जाएंगे तो माइनस के 34, 36 माइनस के 36d, और ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a। 3 से 36 को काट दो, माइनस के 12d आ जाएगी a की वैल्यू। अब अगर आपको a13 टर्म चाहिए तो मैंने बताया a13 a प्लस 12d लिख सकते हो। a की वैल्यू माइनस 12d वहां से पुट कर लो, कट कर दो, तो एक्चुअल में आपने शो कर दिया कि 13 टर्म क्या है? 0 है। क्वेश्चन यही कह रहा था शो करो कि 13th टर्म क्या होनी चाहिए? 0। तो यहां आपने ये शो कर दिया कि 13 टर्म की वैल्यू क्या आ रही है उसकी? 0। चलो सेक्शन सी पे आ जाते हैं। हाँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन सी से। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आई होप आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती होगी, तो आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। मैं फिर भी आपको एक बार लिख देता हूं नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। क्या होती है भाई? तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको आई होप आती होगी, है तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसमें चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टर्स भी कर सकते हैं। वैसे अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इतने मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं, आप क्वेश्चन को देखो जरा। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चांद जिसका ना तेरे बिन कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका ना तेरे बिन
कोई आसमां। चलो भाई, अच्छा देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब मैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं बड़े सिंपल तरीके से, x के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है दोनों में, बिल्कुल हो सकती है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, तो यहां बचेगा x प्लस a अपॉन a प्लस b। इन दोनों में से अगर मैं ये कॉमन, देखो आपको पता है आपने जब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा x, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि इसमें कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जो यहां पे भी टर्म क्या बचे x, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो सेम बनते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों ब्रैकेट कैसे होते हैं, सेम बनते हैं। तो एक्चुअल में आपको ये पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो वो x बनेगा। तो मतलब आपको कॉमन लेना पड़ेगा a प्लस बी अपॉन ए, तभी यहां x बचेगा। अब x के साथ ये बचेगा, सोचना ही नहीं है, वो सेम बचेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो मेथड है। अब दोनों को जो दोनों सेम है उनको एक साथ लिख दो, और जो दोनों अलग वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ लिख दो। अब एक बार इसे 0 के बराबर रख लो, एक बार इसे 0, x की वैल्यू आ जाएगी। अब जहां आपने क्वेश्चन सोचा कि कितना बड़ा हो सकता है, वहां अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आप इसे सॉल्व करने चले जाते, ठीक है, किसी और मेथड से या किसी और तरीके से आप इसमें उलझ जाते, तो एक बात तो तय है कि एंड तक लगे रहते, पर आप इसे कर नहीं पाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन की अप्रोच बड़ी क्लियर होनी चाहिए माइंड में। एक्चुअल में उसने मुझे फैक्टर करके दिए हैं, वरना वो 2 टुकड़ों में क्यों देता भाई, वो 2 टुकड़ों में क्यों देता? वो क्वेश्चन 2 टुकड़ों में दे रहा है क्योंकि उसे पता है आप इसके फैक्टर कर नहीं सकते। एक्चुअल में उसने हमें फैक्टर करके दिए हैं, बस आपको ध्यान देना था कि वो फैक्टर कैसे हैं। ठीक है, वो फैक्टर है या नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, मेरा अपना तरीका है। इस क्वेश्चन को मैंने आज तक जितने भी लोगों को करते देखा है, एनसीईआरटी का अपना तरीका है, एक्चुअल में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सर्कल्स का। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका है, बट मेरा तरीका क्या है, यहां से एक लाइन आप ऐसे ज्वाइन कर लो। अगर आप यहां से एक लाइन ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया। इस वाले एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा। अब अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो मैं एक चीज जानता हूं कि ये टेंजेंट और ये रेडियस है। ये वाला पूरा एंगल 90 होना चाहिए। ये वाला पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये जो बचा, ये वाला जो बचा, ये बच गया आपका 90 माइनस थीटा। ये वाला एक्चुअल में आपका कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। तो यहां तक की कहानी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना कि भाई ये एंगल थीटा होता, ये 90 माइनस थीटा हो गया, इतना तो सही है ना, इतने में तो किसी को कोई खास दिक्कत। चलो, अब अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो मैंने एक काम करा, मैंने मुझे दिखाना है एक्चुअल में
एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये पूरा 2 टाइम्स है ओ पी क्यू के। चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो थ्योरम आपको ये बताती है कि जब सेम पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं तो वो दोनों आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। मतलब टीपी और टी क्यू आपस में कैसी होंगी, इक्वल। अब टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल होंगी तो ये 90 माइनस थीटा का है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा का है तो ये वाला भी कितने का बनेगा, 90 माइनस थीटा का। अब मैं ट्राइंगल पीटीक्यू की बात करता हूं, इसके सारे एंगल्स का सम 180 होगा। 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एंगल पीटीक्यू बराबर 180 होना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम टोटल कितना होता है, 180। अब 90 और 90 180 कैंसिल हो गया। अब यहां से सॉल्व करा तो पता चला कि पीटी क्यू एक्चुअल में 2 थीटा के बराबर है और थीटा मैंने किसको माना था, ये रहा, ओ पी क्यू को, ये रहा। तो थीटा की जगह ओ पी क्यू रख दो तो आ गया प्रूफ आपका। ये लो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 ही लाइन लिखी है बस। तो एक्चुअल में सबका तरीका अलग अलग है बट मेरा वाला थोड़ा अलग है तरीका, तो इसको जरा ध्यान रखना कि अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब थ्योरम हमें पता है तो ये दोनों से इक्वल होने चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के मैंने तीनों एंगल्स ले लिए तो मेरा पीटी क्यू 2 थीटा के बराबर आया। तो यहां से पता चला कि जो पीटी क्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, एंगल ओपी क्यू का। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक है, हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन आसान। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो भाई, अब बॉय फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग ऑफ 90 मीटर लॉन्ग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ काइट। tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। चलो जी भैया, हमें क्या दिक्कत होती। अब है क्या, यहां समझो, ये एक धरती माता है। धरती माता मतलब ग्राउंड, एक प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पर बड़े सुंदर तरीके से आप खड़े हो। चलो मैं खड़ा हूं, बेहतरीन बना दिया। ये इस सरफेस पे मैं खड़ा हूं और मैं पतंग उड़ा रहा हूं। अब यहां पे पतंग बनानी पड़ेगी भाई। अब पतंग उड़ रही है तो बनानी तो पड़ेगी। चलो ये रहा। तो ऐसे करके ना मैं पतंग उड़ा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो कह रहे हैं क्वेश्चन में ये एंगल थीटा बना हुआ है। ये एंगल कितना बड़ा बना हुआ है, थीटा। बाकी क्या कहते हैं कि जो स्ट्रिंग 90 मीटर लॉन्ग है। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा। ये जो धागा है ये 90 मीटर का है। ये धागा कितने का है, 90 मीटर का। हाइट हमें नहीं पता, बेस भी हमें नहीं पता। अब बॉय फ्लाइंग अ काइट विद अ string of 90 मीटर लॉन्ग विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। हमें काइट की हाइट फाइंड करनी है। हमें वैल्यू दी है tan थीटा की। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को कुछ मान लेते हैं, सपोज x मान लिया। ये 45/8 दी है। इसमें पाइथागोरस लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस लगा लो। 90 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहां से कोई एक टर्म ले लो, ठीक है, यहां से कोई भी एक टर्म ले लो। h की वैल्यू निकाल लो, x डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 45/8x। वो वहां पुट कर दो। अच्छा हाइट मांगी है ना तो x की वैल्यू लेने में ज्यादा फायदा रहेगा।
हाइट मांगी है ना हमसे, तो x की वैल्यू लेने में ज्यादा फायदा रहेगा। यहां से x की वैल्यू लो, x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है 8h/45। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 90 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 8h/45 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, वही आपसे मांगी है। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगी, h की वैल्यू, वही आपसे मांगी है। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट दिक्कत क्या है, पाइथागोरस लगाई है यहां पे हमने। बट दिक्कत क्या है कि आपको ये पता है यहां तक तो सब आ जाते हैं जनरली, बट ये सोचते ही नहीं कि अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस भी तो अप्लाई हो सकती है ना, तो पाइथागोरस लगा के भी तो उसे किया जा सकता है। तो ये सोचते ही नहीं है, बस क्वेश्चन को लगे रहते हैं करने में और फिर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट वाले की 30 की, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप आप सब इस क्वेश्चन को कर सकते होंगे। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको आता हो, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं जनरली कैसे होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो, एक तो हिस्सा ये है, एक आपके पास हिस्सा ये है, एक आपके पास हिस्सा ये है, और एक आपके पास हिस्सा ये है। जितना हिस्सा मैंने आपको मार्क कराया ना, आपके पास उतना ही हिस्सा है। ना तो आपके पास ये नीचे वाला हिस्सा है और ना ये ऊपर वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अगर किसी चीज को ऐसे काट के निकाला जाएगा तो जो ऊपर उसका सरफेस हो गया वो कट के साथ नहीं चला गया होगा, तो ऊपर थोड़ी कुछ बचा होगा। तो एक्चुअल में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, यही सरफेसेस है जो मैंने मार्क करे हैं। और ये क्या क्या है? तो ये है एक तो सी एस से हेमिस्फेयर का, ये भी सी एस से हेमिस्फेयर का, तो दो तो सी एस से हैं हेमिस्फेयर के, प्लस एक एक्चुअल में सी एस से है सिलेंडर का। इसमें फॉर्मूले लगा के वैल्यू रख लेना, इसमें फॉर्मूला लगाना और वैल्यू रख लेना बस। ठीक है, इस फॉर्मूले में, ठीक है, वैल्यू रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 3 times and noticing outcome each time. If getting the same result in all the tosses is a success, find the probability of losing game. ठीक है, प्रोबैब का क्वेश्चन है, कॉइन को कितनी बार टॉस करा रहा है? 3 times। अब किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? तो उसका सैंपल स्पेस बनता है, तरीका होता है 4 to 1 लिखो, मैं सिखा देता हूं। यहां पे भी 4 to 1 लिखो। 4 का मतलब है 4 बार हेड्स लिख दो, 2 का मतलब है 2 बार हेड्स लिखो, 2 बार टेल्स लिखो, 1 का मतलब है 1 हेड 1 टेल, 1 हेड्स 1 टेल्स। यहां 4 का मतलब है 4 टेल्स लिख लो, 2 का मतलब है 2 हेड्स 2 टेल्स लिखो, 1 का मतलब है 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। बन गई आपकी आउटकम्स। ठीक है, उछल गया कॉइन 3 बार। अब कह रहा है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इज अ सक्सेस, यानी अगर रिजल्ट सेम रहेगा तो सक्सेस होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी लूजिंग अ गेम। सेम रिजल्ट इसमें है तीनों हेड, सेम रिजल्ट इसमें है तीनों हेड, इन दोनों केसेस में सक्सेस रहेगी, बाकी सारी केसेस में फेलियर। आपसे फेलियर की ही प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो फेलियर के केसेस कितने हैं? 6, टोटल 8 में से कट कर लो, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3/4 आंसर हो जाएगा, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना आपको देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है। तो कह रहा है कि अगर आउटकम्स हर बार, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट, अगर हर बार सेम रिजल्ट आ जाए तो वो जीत जाएगा, सक्सेस होगी। तो हर बार सेम रिजल्ट तीनों हेड और तीनों टेल्स पे है, इन दोनों केसेस में सक्सेस है, बाकी 3 और 3 6, इन 6 केसेस में वो फेलियर रहा होगा और हमसे फेलियर की ही प्रोबेबिलिटी मांगी है। लूजिंग द गेम, लूज कब करेगा? जब वो फेल हो जाएगा, उसी की आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है। ठीक है, यहां आपका सेक्शन सी खत्म होता है। चलो भाई, देखो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा,
थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि यार क्या बोरिंग चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आप समझे परसों आपका पेपर है, अब आपको वो एंटरटेनमेंट या वो चीजें तो नहीं कराई जा सकती ना। अब बोरिंग चीजें हैं तो थोड़ी सी तो यही करनी पड़ेंगी, तो जरा इसे प्यार से समझ लो, उतना भी नहीं लगेगा। चलो अब सेक्शन डी की बात करें। अब सेक्शन डी में जो ये पहला क्वेश्चन दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें ज्यादातर सारे पार्ट्स डाल दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें ज्यादातर कोशिश किया कि मैं आपको हर पार्ट डाल दूं, ठीक है, हर पार्ट का सॉल्यूशन इसमें ऑलरेडी हो आपके पास। भैया ऐसे क्वेश्चन बता दो जो एकदम पेपर में आएंगे। तो ये जो भी हमारे भाई बहन जो भी हैं, इनको हम जरा एक बात बताना चाहते हैं, अगर हमें पता होता कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको लगता है इतनी मेहनत कर रहे होते? अरे यार देखो, पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये तो वो भी नहीं बता सकता जिन्होंने पेपर बनाया है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हीं का पेपर लगेगा या नहीं लगेगा। तो समझो पेपर में क्या आ रहा है ये पता होना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको जनरली टीचर्स अपना बेस्ट बता सकते हैं, वो बता सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं ज्यादातर। बट पेपर बता पाना या ये बताना कि यही क्वेश्चन आएगा, देखो ये तो किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे पता होता तो फिर पूरी साल आपको पढ़ने ही क्यों देते? आप भी फिर एक ऐसा स्कूल या ऐसी कोचिंग स्टार्ट करते जहां आपको आना है, मस्त खाना है, पीना है, सोना है, ठीक है, और उठना है और फिर चले जाना है बस, क्योंकि पेपर तो पता है ना। चलो हाँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अब आप किसी भी पॉलिनोमियल से ना दो चीज निकाल सकते हो, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से, एक अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए से। यहां माइनस बी अपॉन ए से अगर इसे निकालेंगे तो ये 2 आएगा अल्फा प्लस बीटा, और सी अपॉन ए से इसे निकालेंगे तो ये 5/2 आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब पहले पार्ट में मांग रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांग रहा है, तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो होगा क्या, यहां से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 5/2 पता है हमें, इक्वल्स टू 4 माइनस 2, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 5/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस का 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सेकेंड पार्ट में एलसीएम ले लो, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें 2, अल्फा डॉट बीटा की भी पता है 5/2, जो कि घूम के ऊपर आ जाएगा 4/5, ये हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पहले भी निकाल चुका, इसमें आप एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये मैंने पहले ही पार्ट में निकाल दी, -1। नीचे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको पता है 5/2, उसका स्क्वायर कर लेना। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इर्द गिर्द घूमता है। बस आपको ये पता होना चाहिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। अगर आपको वो निकालना आता है तो बाकी पूरा क्वेश्चन आपको उसी के नियर बाई में मिल जाएगा, ठीक है, उसी के नियर बाई आपको वो क्वेश्चन पूरा देखने को मिलेगा। चलो भाई, in right angle triangle B is a point AC, B is a point on AC, ये ठीक है, ये H है, D है, then find X, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ उसे। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, साइन a प्लस 2b की वैल्यू जो है वो √3/2 के बराबर है। ठीक है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 डिग्री पर। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी बैठेगी? 60 डिग्री। ऐसे ही जब आप इस कंडीशन को लेंगे तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? तो cos a प्लस 4b, cos की वैल्यू 0 होती है cos 90 डिग्री पर। अब आप cos से cos हट जाएगा तो यहां से मिलेगा a प्लस 4b की वैल्यू 90 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लो। एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों में अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? a और b की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आना चाहिए कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो आप उसे कैसे करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 35, तो PQR एक स्क्वायर है, PQRS एक स्क्वायर लॉन है जिसमें PQ 42 मीटर्स का दे रखा है, दो फ्लोर बेड्स हैं PS और QR जिनका सेंटर O है, इंटरसेक्ट करते हैं वो डायगोनल्स पर। फाइंड द एरिया ऑफ 2 फ्लोर बेड्स। चलो, PQ की वैल्यू 42 है, चलो अब जरा ध्यान दे, ये 42 है क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना PQRS। तो अगर PQ 42 है तो RQ भी आपकी कितनी होगी? 42 होगी। तो आपको ये 42 दे रखी है। सेंटर पे आपको एंगल ऑलरेडी पता है 90 डिग्री का है। आपसे क्या मांगा है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लोर बेड्स शेडेड पार्ट। चलो मैं आपको बता देता हूं, आपको ये वाला एरिया मांगा है और इधर भी। तो एक्चुअल में जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, तो इधर का निकाल लो, इंटू 2 कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब ये जो बनता है ये सेगमेंट बनता है, तो मतलब शेडेड पार्ट में आपसे क्या मांगा है? 2 टाइम्स मांगा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस आपको क्या नहीं पता? आर की वैल्यू नहीं पता, तो बताओ आर की वैल्यू कैसे आएगी? कोई बता सकता है आर की वैल्यू कितनी आएगी या कैसे आएगी? कोई भी बता दे। अरे कोई है क्या जो ये बता दे कि रेडियस कितनी होगी और क्या होगी? बताओ भाई जल्दी। ओम जय श्री राम। चलो अच्छा मैं आपको बता देता हूं, छोड़ो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आपको मैं बता दूं, ये एक्चुअल में दे रखा था ना सर्कुलर है, तो ये दोनों रेडियस रहेंगे, ये भी रेडियस होगी और ये भी। अब आप जानते हो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगा लेना। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 42 इंटू 42, 2 से इसे काट लेना 21, और देख लेना स्क्वायर हटेगा तो उधर हो जाएगा, तो ये 21√2 आ जाएगी।
रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21√2। ये पुट कर लेना, ठीक है। ये पुट करके आपको मिल जाएगा एरिया शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट। अब आती है आपके सेक्शन ई, केस स्टडी। अब देखो इसे जरा ध्यान से पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तब भी यहां आ जाओ। पहले पार्ट में आपसे क्या कहा है, व्हाट इज द मीन सैलरी, यानी आपसे मीन मांगा है, यानी आपसे क्या मांगा है, मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन कई तरीके से निकाला जा सकता है, बट इसके लिए मैंने बताया बेस्ट तरीका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो। तो अज्यूम्ड मीन मेथड लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो कौन कहता है केस स्टडी मुश्किल होती है, सीधी सीधी तो दी है आपको। देखो जरा, आपको डाटा दिया है, बस मीन निकालना है। फिर कह रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉय रिसीव्ड मोर देन 70% सैलरी, तो 70% से ज्यादा कितने, 20, 24 और 8, ये हो जाएंगे। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय मोर देन 40%, जिनकी सैलरी 40% से कम हो गई वो निकालो। इस तरीके से आपसे निकालवा रहा है बस। तो एक्चुअली में बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आई होप आप सबको आता होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब अगर केस स्टडी, लास्ट वाली केस स्टडी की बात करें, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है भैया। द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। एक बार इस केस स्टडी को पढ़ो और समझो, और मुझे भी बताओ जरा किसके ऊपर दी हुई है ये। चलो जी, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पहला पार्ट कहता है हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द विलेज। आपको यह पता लगाना है उस विलेज के अंदर टोटल कितनी फैमिलीज हैं। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो, द अलॉटमेंट ऑफिसर इज ट्राइंग टू केम अप विद अ मेथड टू कैलकुलेट फेयर डिवीजन फंड अक्रॉस दिस इजिली एडजस्टेड, ठीक है, रिवाइज नंबर्स। अच्छा, ये दे रखा है टोटल फंड इतना है, ऑफिसर डिवाइड फंड इक्वली, और वो अमाउंट कितनी थी, ये। तो अगर आपको ये पता करना है कि उसमें कितने विलेजर्स थे, तो एक्चुअल में आपको x² + 2x + 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, x³ + 6x² + 20x + 9 को। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको पता है सपोज 10 बच्चे हैं और उनके पास 100 रुपए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा ना सबके पास 10-10 रुपए होंगे अगर इक्वल बटे तो। उसी तरीके से टोटल हमारे पास इतना अमाउंट है, सब में इक्वल इक्वल बटा, तो डिवाइड करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो कितने लोगों में बट गया। तो यहां डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके जो भी वैल्यू आ रही होगी उससे पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों में बट गया। फिर कह रहे हैं इफ एन अमाउंट ऑफ इतने इज लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन करके यहां पे कोई ना कोई रिमाइंडर बच रहा होगा, वो रिमाइंडर आपको कितना दिया हुआ है, 1911, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी x की।
डिवाइड करके कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, उसको इक्वल रख लेना 1911 के। हाउ मच अमाउंट डज ईच फैमिली रिसीव, तो ईच फैमिली को कितनी अमाउंट मिली, तो जो यहां से एक्स की वैल्यू आए ना, एक्स की जो भी वैल्यू आए उसको यहां रख देना अमाउंट में, सॉरी इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। फिर है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड एलोकेटेड, तो फंड कितना एलोकेट हुआ था, तो यहां पे x की वैल्यू रख देना तो पता चल जाएगा कितना फंड एलोकेट हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके यहां पे कोई रिमाइंडर बचेगा उसको 1911 के बराबर लेना है, वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, और एक बार x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है और एक बार इस इक्वेशन में, बस ये काम आपको करना है। ये पूरा आपका सैंपल पेपर था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको इन्हीं तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। तो आई होप आपको आज की चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत चीजें आपकी कोई समझ नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर हम जरूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है।